प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने विसंगति के बारे में चर्चा आरंभ की थी और प्रस्तावना के साथ उसके अर्थ की विवेचना हमने प्रस्तुत की थी। विसंगति के संदर्भ में दुर्खिम के विचारों पर हमने चर्चा आरंभ की थी और समयाभाव के कारण उस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे। आज उसी क्रम में सबसे पहले हम विसंगति के बारे में दुर्खिम के विचारों की विवेचना का प्रयास करेंगे। दुर्खिम की अवधारणा जो उन्होंने विसंगति के बारे में प्रस्तुत की है, उसको समझने के लिए हमें मानव समाज के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा। आदिकालीन मानव समाज बहुत छोटे समाज होते थे, बहुत सरल समाज होते थे। उन समाजों में व्यक्तियों की आवश्यकताएं लगभग समान होती थी। सामाजिक, आर्थिक कार्य, आचार विचार आदि सभी लगभग एक समान होते थे। उनकी जीवन शैली भी लगभग एक तरह की होती थी और समाज के सदस्यों पर जनमत, परंपरा, धर्म आदि का दबाव रहता था। यह दबाव इतना अधिक होता था कि समाज के सदस्य यंत्रवत रूप से कार्य करते थे। व्यक्ति यंत्रवत रूप से सोचता था, यंत्रवत रूप से समाज के आदेशों की पालना करता था और इस कारण समाज में सुदृढ़ एकता देखने को मिलती थी। इस एकता को दुर्खिम ने यांत्रिक एकता का नाम दिया था। समय के साथ साथ समाज का स्वरूप बदलता गया। धीरे धीरे समाज का स्वरूप बदलने लगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बढ़ी। आवश्यकताओं में भिन्नताएं आ गई। ऐसे समाजों में व्यक्तिगत समानता के आधार पर सामाजिक एकता को बनाए रखना संभव नहीं था। जनसंख्या में बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य, आवश्यकताओं में भिन्नता के साथ साथ श्रम विभाजन की स्थिति बनी। दुर्खिम यह कहते हैं कि आदिकालीन समाज से जब हम आगे बढ़े तो विकास के दौरान बड़े समाज हमारे सामने आए, विशाल समाज हमारे सामने आए, जिनमें संबंधों का स्वरूप प्राथमिक न होकर द्वैतीयक था। समय के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ी। हर व्यक्ति यह चाहता था कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यहाँ पर आवश्यकताओं में समानता नहीं थी। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं थी, यानी आवश्यकताओं में भिन्नता आने लगी। इस कारण समाज में उस तरह की एकता विद्यमान नहीं रह पाई। जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादन का कार्य भी बढ़ा। उत्पादन के कार्य के बढ़ने के साथ साथ यह महसूस किया गया कि श्रम विभाजन समाज में आवश्यक है और श्रम विभाजन की स्थिति समाज में बनी। श्रम विभाजन पर दुर्खिम ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसका केवल संकेत आगे की चर्चा में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। श्रम विभाजन के फलस्वरूप कार्यों का विशेषीकरण हुआ। श्रम विभाजन में एक और तो व्यक्तियों तथा समूहों को कई प्रकार से विभाजित कर दिया गया, किंतु दूसरी ओर समाज के सदस्यों को एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित कर दिया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब समाज में श्रम विभाजन आया तो श्रम विभाजन के आधार पर समाज विभाजित हुआ। अलग अलग प्रकार के कार्य अलग अलग
समूह करने लगे और समूहों में कार्य के आधार पर भिन्नता आई। इस भिन्नता के साथ यह स्थिति बनी कि समाज के सदस्य एक दूसरे पर अत्यधिक तौर पर निर्भर रहने लगे। एक समूह एक प्रकार का कार्य करता है, दूसरा समूह दूसरे प्रकार का, तीसरे समूह तीसरे प्रकार का। व्यक्तियों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर रहने लगे। इसी श्रम विभाजन की चर्चा बहुत ही विस्तार से दुर्खीम ने अपनी मशहूर पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि श्रम विभाजन के दो प्रकार के परिणाम माने जा सकते हैं। एक सामान्य परिणाम है जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। दूसरा व्याधिकीय परिणाम, पैथोलॉजिकल रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इनकी चर्चा दुर्खीम ने की है। यानी दुर्खीम का कहना यह है कि श्रम विभाजन का समाज पे केवल सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, श्रम विभाजन ने व्याधिकीय समस्याएं भी पैदा की। दुर्खीम ने ऐसी दशा को व्याधिकीय दशा माना है जिसका व्यक्तित्व के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह संकुचित, स्वार्थी और अहंवादी बन जाता है। वह समाज के मूल्यों, आदर्शों आदि को अस्वीकार करने लगता है। परिणामतः समाज में विसंगति की स्थिति बन जाती है। दुर्खीम यह कहते हैं कि श्रम विभाजन के जो प्रकार्य हैं, श्रम विभाजन से जो स्थिति समाज में बनी, एक और बहुत सकारात्मक प्रभाव उसका था, क्योंकि समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी, विशेषीकरण का विकास हुआ। किंतु दूसरी ओर नकारात्मक दृष्टिकोण से यह हुआ कि व्यक्ति संकुचित बन गया, उसका छोटा हो गया, वो स्वार्थी बन गया और उसमें अहम, मैं कुछ हूँ, घमंड की धारणा आने लगी। जब व्यक्ति संकुचित बन जाता है, अहमवादी बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है, तो उस समाज में वह मूल्यों की, आदर्शों की, परंपराओं की, जनमत की चिंता नहीं करता है। वह मनमाने ढंग से अपने व्यवहार को करना आरंभ करता है और जब ऐसी स्थिति बनती है तो उससे विसंगति पैदा होती है। क्यों? क्योंकि समाज के आदर्शों के विपरीत कार्य करना, मनमाने ढंग से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह विसंगति की स्थिति का द्योतक है। दुर्खीम का मानना है कि श्रम विभाजन सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि समाज के सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दुर्खीम का यह कथन पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि अगर जाति के संदर्भ में श्रम विभाजन की बात करें, लुहार अपना काम करता है, बढ़ई अपना काम करता है, कुछ और जाति के लोग दूसरा काम करते हैं, कुछ और अन्य काम करते हैं। तो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और इस कारण यह कहते हैं कि श्रम विभाजन व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ तक तो स्थिति ठीक है, किंतु श्रम विभाजन के कारण कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी बनी कि जो समाज के सदस्य हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं। जब समाज के सदस्य व्यक्ति की आशाओं के अनुरूप उससे सहयोग नहीं करते हैं तो वह अपने ही ढंग से आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है, समाज की चिंता छोड़ देता है और मनमाना व्यवहार करने लगता है, जो विसंगति को जन्म देता है। यानी श्रम विभाजन के दौरान ये अपेक्षा की जाती है कि एक समूह दूसरे समूह के सदस्यों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, क्योंकि उनकी एक दूसरे पर निर्भरता है। व्यवहारिकता में
यह देखने को मिला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति या एक वर्ग या एक समूह के कुछ लोग दूसरे समूह के साथ सहयोग नहीं करते हैं। यह असहयोग की स्थिति एक विकट परिस्थिति पैदा करती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनमाना व्यवहार करने लगता है और विसंगति का जन्म होता है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दुर्खिम का यह है कि विसंगति का कारण समाज है। वे कहते हैं कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की कई आवश्यकताएं होती है। व्यक्ति यह सोचता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के सदस्य उसके साथ सहयोग करेंगे। दुर्खिम की पूरी रचनाओं में आप यह देखेंगे, जैसे दुर्खिम आत्महत्या के बारे में बात करता है तो आत्महत्या को भी वो एक सामाजिक घटना मानता है, वैयक्तिक घटना नहीं मानता है। इसी प्रकार विसंगति को भी दुर्खिम ने एक वैयक्तिक घटना नहीं माना है, इसके लिए समाज को उत्तरदायी माना है और इसको एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया है। दुर्खिम लिखते हैं कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के सदस्य करें, उसके लिए सहयोग करें, यह आवश्यक होता है। और ऐसा नहीं होने पर व्यक्तियों में निराशा, असंतोष और अंतर्द्वंद की स्थिति विकसित होती है। आदमी निराश हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, उसके मन में क्लेश होता है, उसके मन में निराशा पनपती है और इसके कारण वह समाज के स्वीकृत नियमों के विपरीत आचरण करने लगता है और ऐसे आचरणों से विसंगति की स्थिति बनती है। विसंगति की अवधारणा को और अधिक विस्तार देते हुए दुर्खिम यह भी लिखते हैं कि सामूहिक नियम व्यक्ति को मनमाने ढंग से व्यवहार करने से रोकते हैं। दुर्खिम की कई अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक अवधारणा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की है, जिनको यहाँ पर हमने सामूहिक नियम का नाम दिया है। दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक नियम इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे समाज के सदस्यों को आदर्शों के विपरीत कार्य करने से रोकते हैं। सामूहिक नियम व्यक्ति को यह दिशा निर्देश देते हैं कि क्या कार्य उसको करना चाहिए, क्या कार्य उसको नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामाजिक नियमों में नियंत्रणात्मक प्रभाव घट जाता है, वे कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर व्यक्ति विवेकहीन और अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है, जो कि विसंगति के परिचायक है। दुर्खिम का यह मानना है कि जब तक सामाजिक नियम मजबूत हैं, वे बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। व्यक्ति उनके अनुकूल आचरण करता है और समाज में समस्याएं कम पैदा होती है। किंतु किन्हीं कारणोंवश ये सामूहिक नियम कमज़ोर हो जाए, इनका दबाव व्यक्ति पर से हट जाए, तो इनके कमज़ोर होने पर व्यक्ति उनकी चिंता छोड़ देता है, उनकी परवाह नहीं करता है, वह विवेकहीन व्यवहार करने लगता है, वह अस्वाभाविक व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब यह कि सामूहिक नियमों के कमज़ोर होने पर भी विसंगति की स्थिति समाज में बनती है। दुर्खिम लिखते हैं कि सामूहिक शक्ति और सामाजिक नियंत्रण के कमज़ोर हो जाने के कई कारण हैं। एकाएक किसी क्रांतिकारी परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, कोई बड़ी उन्नति या अवनति के कारण आदि से समाज में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जो विसंगति को पैदा करते हैं।
यहाँ पर दुर्खिम यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सामूहिक नियम है, जो सामूहिक शक्ति है, या समाज में जो सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था है, वो अचानक कमज़ोर क्यों हो जाती है। उनके कमज़ोर होने के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं। और इन कारणों की चर्चा करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन हो जाए, इमीडिएटली कोई बहुत ही प्रोग्रेस का काम हो जाए, प्रगति का हो जाए, या अवनति हो जाए, इससे समाज में नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होती है और ऐसी परिस्थितियों से विसंगति की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे औद्योगिक क्रांति ने समाज की संरचना को पूर्ण रूप से बदल दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण जो पुराने आदर्श थे, जो पुराने मूल्य थे, जो पुराने प्रतिमान थे, वे ध्वस्त होने लगे, एक नई व्यवस्था बनी। तो यहाँ पर इस क्रांति के कारण आदर्शों में परिवर्तन आया। इन्हीं परिवर्तनों की चर्चा दुर्खिम करते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि ऐसे परिवर्तनों से आदर्श शून्यता की स्थिति बन जाती है। आदर्श शून्यता का मतलब ये कि पहले जो आदर्श थे समाज के, वे आदर्श बहुत अधिक कमज़ोर हो गए, बहुत अधिक टूट गए, उनका समाज में महत्व नहीं रहा और उनके स्थान पर नवीन आदर्श पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। तो एक और पुराने का रिजेक्शन, दूसरी ओर नए आदर्शों का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाना, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, इसको दुर्खिम ने आदर्श शून्यता की स्थिति कहा है। समाज में आदर्श शून्य की स्थिति में नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह नहीं सूझता है कि क्या गलत है, क्या सही। उसकी इच्छाएं प्रबल हो जाती है और वह इनकी पूर्ति अस्वीकृत तरीकों से करने लगता है। यह ट्रांजिशन का फेज है। हमने कई बार इसको संक्रमण काल का भी नाम दिया है कि अतीत छूट रहा है, नवीन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया है, शून्यता की स्थिति है। शून्यता की स्थिति में व्यक्ति या समूह के सदस्य यह तय नहीं कर पाते हैं कि उनको वास्तव में करना क्या है, क्योंकि पहले जो ये आदर्श था कि ये करना है, वह अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके स्थान पर नवीन आदर्श स्थापित नहीं हो पाए हैं, वह समझ ही नहीं पाता है, उसको यह सूझ नहीं हो पाती है कि उसे क्या करना चाहिए। सही और गलत का अंतर वह नहीं कर पाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह अपने मनमाने ढंग से कार्यों को करने लगता है। विसंगति के एक अन्य कारण का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि प्रत्येक समाज व संस्कृति में गत्यात्मकता होती है, अर्थात संस्कृति स्थिर नहीं होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया कभी धीमी तो कभी तेज हो सकती है। इस परिवर्तन का एक परिणाम यह होता है कि समाज के आदर्श भी बदलते हैं। अभी जो चर्चा हम कर रहे थे वह उन कारणों की चर्चा कर रहे थे जो यकायक समाज में आ जाते हैं। तकनीकी परिवर्तन या किसी और प्रकार का परिवर्तन जिसकी की अपेक्षा नहीं थी, वह अकस्मात आया, अचानक आया। अकस्मात की बात छोड़ दें, आप इस बात को ख्याल में रखें, विचार में रखें कि समाज या समाज की संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती है। समाज की संस्कृति सदैव गतिशील होती है। इतना अवश्य है कि यह गति कभी बहुत तीव्र हो सकती है, कभी बहुत धीमी हो सकती है। किसी समाज में
अधिक हो सकती है, किसी समाज में धीमी हो सकती है, किंतु ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जिसकी संस्कृति पूर्ण रूप से स्थिर हो। संस्कृति हमेशा बदलती है। जब संस्कृति बदलती है तो समाज के आदर्श, मूल्य और प्रतिमान चूंकि संस्कृति पर आधारित होते हैं, इस कारण उनमें भी बदलाव आना आरंभ हो जाता है और ये बदलाव नवीन आदर्शों को जन्म देते हैं और नवीन आदर्श के अनुरूप व्यक्ति को व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। नवीन परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने आदर्श तो कमज़ोर हो जाते हैं, किंतु नए आदर्श पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाते हैं। यह वही बात है जिसकी चर्चा अभी आपसे की गई। दुर्खिम यह कहते हैं कि नवीन आदर्श और पुराने प्रचलित आदर्श, इन दोनों में जब ट्रांजिशन होता है, पुराने को छोड़कर जब हम नए की ओर बढ़ते हैं तो अतीत को हम छोड़ चुके होते हैं और नवीन पूर्ण रूप से प्रस्थापित नहीं हो पाया होता है। यानी जिन आदर्शों को हम पहले मान रहे थे उनको अब हमने अस्वीकार किया, वे बहुत अधिक कमज़ोर हुए, किंतु नए आदर्श जो विकसित हुए, विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, वे अपने ठीक से पैर नहीं जमा पाए, वे प्रस्थापित नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भ्रम में रहता है, व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में रहता है कि वह वास्तव में फैसला ही नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह अस्त व्यस्तता की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि पुराना अब है नहीं, नया स्थापित नहीं हुआ है, उसका निर्णय नहीं हो पाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वह अपने नैतिक दायित्वों से विमुख होने लगता है और विसंगतिपूर्ण व्यवहार करने लगता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो कि आत्महत्या से संबंधित है किंतु विसंगति से भी संबंधित है। दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में एक बहुत ही प्रख्यात सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें पहली बात उन्होंने यह कही कि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। दूसरी बात, जब उन्होंने आत्महत्या का वर्गीकरण किया तो जो 3 प्रकार की आत्महत्याएं उन्होंने बताई, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक और तीसरी बताई एनोमिक सुसाइड। ये जो एनोमिक सुसाइड है, विसंगत आत्महत्या है, वह इस विसंगति का ही भाग है। विसंगति के संदर्भ में एक अन्य विचार जो आत्महत्या से संबंधित है का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। दुर्खिम ने आत्महत्या के कारणों एवं प्रकारों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित मान्य सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। वे लिखते हैं, वंशानुक्रमण, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता या मानसिक कारण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करना सही नहीं है, क्योंकि ये सभी वैयक्तिक कारण हैं, जबकि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। ये विश्लेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी हम आत्महत्या की बात करते हैं तो हम इसको एक वैयक्तिक घटना मान लेते हैं, व्यक्ति को संदर्भ में रखते हैं और सब कहते क्या हैं, भाई इसकी ये बहुत निराशा थी, इसके अंतर्गत ये असंतुष्ट था, ये बहुत गरीब था, इसके किसी से प्रेम संबंध थे जो कि सफल नहीं हो पाए, इस कारण व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कई लोग वंशानुक्रमण को भी आत्महत्या के साथ जोड़ते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि आत्महत्या एक वैयक्तिक घटना नहीं है, एक सामाजिक घटना है और उसका विश्लेषण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए और इसी संदर्भ में वे आत्महत्या का एक प्रकार विसंगत आत्महत्या एनोमिक सुसाइड मानते हैं।
दुर्खीम ने आत्महत्या के जो 3 प्रकार बताए हैं, उनमें से एक को उन्होंने विसंगत आत्महत्या कहा है। विसंगति की स्थिति के कारण घटित होने वाली आत्महत्याओं को दुर्खीम ने विसंगत आत्महत्या कहा है। वे घटनाएं जो व्यक्ति के संदर्भ में विसंगति के कारण उत्पन्न होती है, उन घटनाओं को दुर्खीम ने एनोमिक सुसाइड कहा है। आर्थिक विपदा, पारिवारिक विसंगति, ऐसी कई विसंगतियों की चर्चा दुर्खीम इस संदर्भ में करते हैं। विसंगति की चर्चा करते हुए दुर्खीम ये भी लिखते हैं कि एक बार जब समाज में विसंगति पनप जाती है तो फिर वह छूत की बीमारी की तरह फैलती है। ऐसा तब तक चलता है जब तक सामाजिक शक्तियां समाज में संगठन और एकीकरण की स्थिति उत्पन्न करने में सफल ना हो। दुर्खीम यह कहते हैं कि समाज में जब आपको विसंगति की स्थितियां देखने को मिले, किसी एक कार्य क्षेत्र में या किसी एक आयाम के संदर्भ में, तो आप ये मान लीजिए कि विसंगति छूत की बीमारी की तरह समाज में फैलती जाती है। उनका फैलाव बहुत तेजी से होता है। वे व्यापक स्तर पर समाज में अपना अस्तित्व बना लेती हैं। यह फैलाव, यह परिस्थिति तब तक बनी रखती है जब तक कि समाज में कुछ ऐसी शक्तिशाली शक्तियां या संगठन विकसित नहीं हो जाएं जो कि समाज में एकीकरण को स्थापित करने के लिए, एकता को स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना आरंभ नहीं कर ले। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति की कई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति वह चाहता है। साथ ही प्रत्येक समाज के अपने आदर्शात्मक संरचना होती है, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है। आदर्शात्मक संरचना और सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के कमज़ोर हो जाने पर व्यक्ति मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगता है और ऐसी स्थितियां विसंगति के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार दुर्खीम ने विसंगति के विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही विस्तार के साथ इसकी विवेचना प्रस्तुत की है, जो कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है।